नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन उपयुक्त नहीं है। देखिए, गद्य के ये चारों विकल्प आ रखे हैं। गद्य की 4 विधा है, ठीक है। इन चारों विधाओं में मौन वाचन की बात करूँ, यानी कि जो मन ही मन में बिना होठ हिलाए किया जाता है, जिसमें शोरगुल शांति नहीं रहती है, ठीक है। तो उसमें कौन सा वाचन उपयुक्त नहीं है मित्रों। तो देखिए, आत्मकथा, जीवनी, कहानी या संवाद। अब देखिए, आत्मकथा है तो इसका वाचन हम मौन के रूप में कर सकते हैं। जीवनी है किसी की तो उसका भी मौन वाचन के रूप में कर सकते हैं। कहानी की बात करूं तो कहानी का भी हम मौन वाचन कर सकते हैं। लेकिन मित्रों देखिए, संवाद, संवाद में क्या होता है, संवाद में तो संप्रेषण होता है ना। संवाद का अर्थ क्या है, बोलकर बात करना, है ना। तो जब बोलेंगे तो वो मौन वाचन कहाँ रहेगा, वो तो शेषवर वाचन हो जाएगा। तो संवाद जो विधा है गद्य की, इसमें मौन वाचन उपयुक्त नहीं रहता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, संकोची बालकों के लिए कौन सा वाचन उपयुक्त है। देखिए, जो संकोची बालक है, संकोची बालक मतलब जिनको संकोच रहता है बोलने में, वाचन, वाचन मतलब बोलने में, जिनको बोलने में संकोच रहता है या झिझक रहता है ना। तो इसमें कौन सा वाचन उपयुक्त होगा ना, समवेत वाचन, व्यक्तिगत वाचन, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। अब ऐसे प्रश्न आपने बहुत हल्के होंगे तो आपकी नज़र सीधी जाती है उक्त दोनों पर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, उक्त दोनों सही रहता है और कभी कभार इन दोनों में से एक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कन्फ्यूजन वाला, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों रहेगा, संकोची बालकों के लिए पूछा ना मित्रों, यानी कि जिनकी झिझक दूर करनी, संकोच दूर करना, तो उसमें वो रहता है इंपॉर्टेंट समवेत वाचन, न कि उक्त दोनों, ठीक है, और ना ही व्यक्तिगत वाचन। क्यों, देखिए, एक चीज़ आपने पढ़ी नहीं होगी वो बता देता हूँ। पहले समवेत वाचन होता है, जो सामूहिक वाचन, सामूहिक वाचन कहते हैं ना, वो सामूहिक यानी समूह में, समवेत यानी जो समूह में, इसे सामूहिक वाचन भी कहते हैं। समवेत आप सोचोगे ये कौन सा वाचन आ गया ना, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत तौर पर करवाए, समवेत यानी समूह में। तो जो आगे जाकर नहीं बोल सकते, जो संकोची है, उनको सामूहिक वाचन कराए, ये उनके लिए उपयुक्त रहेगा ना। और दूसरी चीज़ मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, नया एक और प्रश्न, व्यक्तिगत वाचन पहले करवाना चाहिए या सामूहिक वाचन। तो मित्रों पहले सामूहिक वाचन करवाए, उसके बाद ही व्यक्तिगत वाचन करवाना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अच्छा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। मित्रों ये प्रश्न एचटेट 2019 में लेवल 1 में आ रखा है ये प्रश्न, ठीक है, एफटेट का। तो देखिए, जो एफ टेट, यूपी टेट, जेड टेट, री टेट है ना, एम पी टेट वगैरह, ये जो भी ऑल स्टेट के टेट है ना, उन्हीं के प्रश्न इर्द गिर्द घूमते हैं ना। एस टेट में पूछा गया प्रश्न रीट में आ जाता है, रीट में प्रश्न पूछा गया सी टेट में आ जाता है ना। ये कभी मत सोचना कि सी टेट में आए हुए प्रश्न रीट में नहीं आते, नहीं। तो देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, किस पे, प्राथमिक स्तर पर मित्रों। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर शेषवर वाचन में विद्यार्थियों सक्षम बनाना बिल्कुल सही है ना। शेषवर वाचन ये 1 से 5 के लिए उपयुक्त है ना, कक्षा 5 तक। मौन वाचन, मौन वाचन अपन प्राइमरी में, तो शेषवर वाचन में सक्षम बनाए प्राथमिक से, सही है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करें, तो ये चीज़ भी सही है ना। शुद्ध उच्चारण, तो ये भाई शुद्ध उच्चारण तो प्राथमिक स्तर पर ही तो मजबूत होगा। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना, तो ये भी सही है ना। सुलेख, श्रुतलेख, ये सब तो सारी चीज़ें, जैसे शुद्ध उच्चारण करना, शेषवाचन, ये प्राथमिक स्तर तक ही हो सकता है, बाद में नहीं होगा ना। बाद में क्या होगा मित्रों, बाद में होगा व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान देना। ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, क्योंकि व्याकरण के नियम आपको पता है, जो रायबर्ण महोदय थे उन्होंने कक्षा 6 से आरंभ करना बताया था मित्रों, है ना। तो यहाँ तो 101 से 5 की बात हो रही है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सामग्री के संदर्भ में सत्य है। कौन सा कथन है जो शिक्षण सामग्री के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा है किसमें, शिक्षण सामग्री आपने पढ़ी होगी, अधिगम सामग्री जो टॉपिक है वो मित्रों। तो देखिए, शिक्षण सामग्री संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, चार्ट और ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री, गलत चीज़ है ना। चार्ट है और ग्राफ है, ये दोनों क्या, ये दृश्य है, श्रव्य सामग्री नहीं है, तो ये विकल्प गलत है। चार्ट का प्रयोग केवल हिंदी शिक्षण में किया जाता है, तो ये भी कथन गलत है। केवल हिंदी में चार्ट का होता है कि नहीं, अन्य भी होता है ना। और शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोगी नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री तो उपयोगी है, यहाँ पूछा है मित्रों, नहीं है, तो ये विकल्प भी हट गया। विकल्प बचा है दूसरा, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही भाई। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, तभी तो इसका उपयोग हो रहा है ना। यानी कि ये विषय वस्तु के प्रति क्या करती है, बालकों की रुचि अभिव्यक्त करती है ना। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या
4 में आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, जब पहले वाले विचार बाद में एवं बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो ये विचारों को प्रस्तुत करने की कौन सी विसंगति है। देखिए पहले वाले विचार बाद में और बाद वाले विचार जो पहले, यानी ये इधर लिख दिए ये इधर लिख दिया ना, क्या कर दिया, क्रम चेंज कर दिया ना भाई। तो ये विचारों को प्रस्तुत करने की कौन सी भूल है, कौन सी विसंगति है, कौन सी त्रुटि है ना। तो मौलिकता, मौलिकता क्या होती है, मौलिकता तो नवीनता, सृजनात्मकता या जिसमें रचना की जाती है वो होती है, ये नहीं है ना। सुसंबद्धता जो आपस में संबंध हो, अंतर संबंध हो, वो भी नहीं है। और यहाँ पे उपयोगिता का भी कोई नियम नहीं है। यहाँ पे आया मित्रों क्रमबद्धता, है ना, यानी कि क्रम चेंज कर दिया आपने ना। तो इस प्रकार क्रमबद्धता की यहाँ पे विसंगति हो रही है। तो मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों क्या है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 मित्रों, ये प्रश्न सीटेट लेवल 1 में आ रखा है एक बार, और एक बार एचटेट लेवल 1 में भी ये प्रश्न आ रखा है ना। भाषा की प्रकृति की विशेषता नहीं है। देखिए भाषा की प्रकृति की विशेषता कौन सी नहीं है ना। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा चिर परिवर्तनशील नहीं होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। देखिए मित्रों अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात है ना, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए भाषा क्या है, केवल चॉम्स्की ने बताया कि भाषा जन्मजात है। बाकी वैसे भाषा की बात करूँ तो भाषा क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है ना, यानी कि भाषा अर्जित है, बिल्कुल जन्म के बाद ये अर्जित की जाती है। तो अर्जित कैसे करेगा, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण करेगा ना। और अनुकरण किन का करेगा, अपने से जो बड़े लोग हैं, माता पिता का, परिवार का, मित्र का और समाज का, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। यानी सामाजिक प्रक्रिया अर्जित की जाती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कहने का मतलब है भाषा चिर परिवर्तनशील नहीं होती है। नहीं, गलत आ गया मित्रों, मैंने बताया प्रश्न में नहीं आ रखा, विकल्प में नहीं, वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखा है भाषा चिर परिवर्तनशील नहीं होती है, नहीं, यानी कि भाषा बहुत लंबे समय के बाद बदलती नहीं है, बदलती बिल्कुल भाषा बदलती है ना। तो ये विकल्प यहाँ गलत हो जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है मित्रों, मौन वाचन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। जो मौन वाचन किया जाता है, आपको पता है मौन वाचन ना, पहले बता दिया, यानी कि मन ही मन में बिना होठ हिलाए नेत्र और मस्तिष्क से किया जाता है ना, नेत्रों के सहारे। तो मौन वाचन के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा नहीं है ना, सभा। ये सभा कौन सी होगी, ये मित्रों टाइप मिस्टेक है थोड़ा, ये हो जाएगी अभिनंदन सभा। कौन सी है मित्रों, अभिनंदन सभा है ना, यानी कि अभिनंदन सभा में वाचनालय, विद्यालय या पुस्तकालय। तो मित्रों आपको पता है पुस्तकालय में मौन वाचन किया जाता है, विद्यालय में किया जाता है और वाचनालय में किया जाता है, यानी कि अभिनंदन सभा में नहीं किया जाएगा। क्यों, अभिनंदन सभा होती क्या है, पहले चीज़ है ना, तो किसी की प्रशंसा में जो समारोह रखा जाए, उसकी किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है ना, प्रशंसा में जो समारोह रखा जाए, जो सभा की जाए, तो वहाँ पे तो मंच लगेगा, बोलना पड़ेगा, इसका मतलब वहाँ मौन वाचन आप नहीं कर सकते थे, उपयुक्त स्थान नहीं है मौन वाचन के लिए। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 सही है बिल्कुल प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 है, अच्छा प्रश्न है, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न कहाँ से लेके आए, इतने इजी प्रश्न है। इजी प्रश्न नहीं है भाई साहब, ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया है एक बार, है ना। भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है ना, अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त विधि। देखिए आपका अभ्यास हो चुका है, आपकी रीट की लंबी तैयारी हो चुकी है, तब आपको लगता है कि सर इजी क्वेश्चन है ना। देखिए भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है, और अब आपको लगता है कि तैयारी हो चुकी है तो बंद कर दे, नहीं बंद मत कीजिए। अब क्या है कि प्रैक्टिस सेट जितने हल करने थे उतने हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए भाषा कौशल करना है, मतलब कौशल अर्जित करना, तो अनुकरण विधि सही है, अनुकरण विधि काम में आती है, अनुकरण करके ही तो भाषा का कौशल अर्जित किया जाता है। समूह में अभ्यास, ये भी सही है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, सामूहिक अभ्यास कराओ, ये भी सही है, और जरूरत पड़ने पर भाषा में प्रयोगशाला प्रयोग भी करने पड़ते, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियाँ होती है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत खराब है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने तो क्या उपाय करेंगे। ये प्रश्न मित्रों सीटेट लेवल 2 2012 में आ रखा है, ठीक है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख क्या है, बहुत खराब है। हस्तलेख हाथ से लिखा हुआ ना, यानी कि हैंड राइटिंग होती है वो खराब है, गंदी है ना। तो आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने तो क्या उपाय करेंगे। देखिए मित्रों लिखने के होते हैं तरीके, देखिए अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख और एक होता है मित्रों श्रुतिलेख, यही होते हैं, ठीक है। ये 3-4 तरीके होते हैं लिखने के जो सुधार जाता है, ठीक है। श्रुतिलेख में वर्तनी सुधारी जाती है, यानी जब गलत लिखा जाता है वो सुधारी जाती है वर्तनी, तो यहाँ वर्तनी से बात नहीं है। अनुलेख क्या होता है, देखिए अनुलेख और प्रतिलेख दोनों एक समान होते हैं, लगभग एक समान चीज़ होती है। क्या होती है,
इसमें क्या किया, जैसे कोई समाचार है या कोई पत्रिका चल रही है, या फिर जैसे आपकी, जैसे मान लीजिए कभी कभार आपने देखा होगा, है ना, क्या करते हैं कि जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चे बैठ रहते हैं, तो उनको मतलब जब शिक्षक कोई काम कर रहा हो तो क्या करता है कि उनको कोई अनुच्छेद दे देता है और कहता है कि देख, इसको देख के एज इट इज उतारना, आपको जो कहते हो लिखना, तो वो कॉपी में लिखते रहते देखे ना। ये अनुलेख या प्रतिलेख होता है। और सुलेख, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखवाने के उद्देश्य से ये लिखा जाता है ना, ये जानते हो आप। तो इसका मतलब है ये उपयुक्त सभी उपाय है मित्रों जो हस्तलेख सुधारने के अच्छे तरीके हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, वाचन मतलब पठन, तीसरा कौशल, है ना। वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है ये पूछा है। अक्षर बोध विधि, आगमन विधि, ध्वनि साम्य विधि या देखो वखो विधि। अक्षर बोध विधि वाचन की सबसे प्राचीन विधि है, इसमें अक्षर या वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, रेल, खेल, बेल, जेल, मेल, तेल, ऐसे शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द सिखाना, ये भी वाचन शिक्षण की विधि है। देखो और कहो विधि शब्द प्रदान विधि है, यानी कि इसमें शिक्षक शब्द लिखता है किस पे, श्यामपट पे, ब्लैक बोर्ड पे, और छात्र से कहता है इसको बोलो, कहो इसको क्या है ना। तो देखना और कहो विधि ये भी वाचन की। लेकिन आगमन विधि, आगमन विधि पहली बात की प्राइमरी स्टेज पे चलती है 1 से 5 के लिए, है ना। दूसरी चीज़ पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, उदाहरण से नियम सरल से कठिन की ओर चलती है ना। तो ये विधि किसकी है? व्याकरण शिक्षण, ये वाचन शिक्षण की न होकर मित्रों ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, आगमन विधि। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, भाषा के माध्यम से छात्रों का, अच्छा प्रश्न है कि भाषा के माध्यम से छात्रों का क्या होता है? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, उक्त दोनों है शारीरिक विकास। तो आपको पता है कि जब भाषा ग्रहण करते हैं या भाषा ग्रहण हुई होती है उसमें बालक में क्या होता है? जैसे भाषा के क्या आते हैं, भाषा में जो तत्व आते हैं, ध्वनि आती है, शब्द आते हैं, वर्णमाला आती है, उच्चारण आता है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है? ये बालक के मस्तिष्क पे होती है ना। बालक की स्मृति पटल से संबंधित है, यानी मानसिक प्रक्रिया है, यानी बालक की बुद्धि से संबंधित है ना, यही है। उसमें शरीर का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब मानसिक और बौद्धिक, ये तो एक ही चीज़ होगी। तो यहाँ पे उक्त दोनों विकल्प सही हो जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है, विचारों की अभिव्यक्ति के रूप है। देखिए जो भाव या विचार है उनको अभिव्यक्त करना है तो उसके कितने रूप है? तो उसके मित्रों 2 रूप है। अगर प्रश्न आ जाए कि विचारों की अभिव्यक्ति कितने रूप है, तो 2 रूप है। एक होता है मित्रों मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित। यानी कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान, मनुष्य, बालक बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, तो वो क्या हुई? वो मौखिक अभिव्यक्ति हुई, ठीक है। और जब कोई लिख कर करता है मित्रों, है ना, लिख कर विचार प्रकट करता है ना, जैसे निबंध लिखिए, वो मन से लिखेगा, तो ये क्या? ये अभिव्यक्ति हुई, है ना। तो ये विचारों की अभिव्यक्ति का लिखित रूप हो जाएगा, यानी कि मौखिक और लिखित ये उक्त दोनों विचारों के अभिव्यक्ति के रूप है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 3 सही हो जाते हैं। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न भी सीटेट लेवल 1 में पूछा जा चुका है एक बार, कि जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है मित्रों तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा नहीं। सीखी हुई बात को वापस, मतलब उसने पहले उसने ज्ञान है, उस ज्ञान का वो प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ ज्ञानोपयोग उद्देश्य की प्राप्ति। अगर पूछ लिया इस वाक्य में ज्ञानो किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है? ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग कर रहा है दूसरी जगह ना, एक बार सीखी हुई चीज़ है, ठीक है। तो ये प्रेरणा नहीं है। अधिगम, अधिगम तो पहले बार में हो गया, सीखना ना, शिक्षण भी वही है, अधिगम। ये हो गया मित्रों अधिग्रहण। क्या हो गया? अधिग्रहण। अधिग्रहण का अर्थ क्या होता है? सामान्य की अर्थ समझना, यानी कि किसी कोई बात सीख गया, है ना, सीखने के बाद उसका प्रयोग करना, यानी कि अर्थ समझने के बाद उसका प्रयोग करना, ये अधिग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है मित्रों। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? ये प्रश्न सीटेट में आ रखा है, एचटेट में भी एक बार आ रखा है ना। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं मित्रों? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। तो आप खुद देखिए कि बच्चों का सक्रिय शब्दकोश, यानी कि बच्चे जिन शब्दों को जानते हैं, क्या केवल शब्द? देखिए इन चारों विकल्पों को पढ़ लिया, अब आपको क्या पता लग रहा है ना,
यहाँ आ रखा अर्थ जानते हैं, यहाँ आ रखे शब्दों को जानते हैं, यहाँ जानते हैं शब्दों का प्रयोग, 3 चीज़ें आ रही है। इसमें आ रखी है कि जिन शब्दों का अर्थ भी जानते हैं प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प तो यही है ना मित्रों भाई, जिसमें क्या है कि बच्चे उन शब्दों का अर्थ भी जानते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 आज के अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है मित्रों, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक व बच्चों का समय व्यर्थ होता है? नहीं, शिक्षक और बच्चों का समय व्यर्थ होगा जब रंग मंच अभिनय होगी ना विधि, रंगमंच अभिनय विधि होगी, वहाँ पे होगा। वो रंगमंच पे जाएंगे, मंच तैयार करेंगे, है ना, वैसी वेशभूषा वैसे पात्र करेंगे, उसमें बच्चों का और शिक्षक का समय होगा। कक्षा अभिनय में वेशभूषा नहीं पहननी पड़ती, सीधे ही पात्र बना दिए जाते हैं, संवाद हो जाता है, कक्षा अभिनय हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ गलत है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ेगा? ये तो सीखने की एक अच्छी विधि है कक्षा अभिनय ना, तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे क्या और विषय वस्तु प्रति रुचि जगती है ना भाई, उनको तो नाटक करना अच्छा लगता है। तो उपयोग में से कोई नहीं होगा, यहाँ विकल्प नंबर दूसरा होगा। यानी वो क्या करेंगे, पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। मित्रों क्या होता है कि अभिनय करने से पात्र अनुसार अभिनय करेंगे, इसका मतलब वो उसको अच्छी तरह सीखेंगे, तो सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है इस विधि से। तो मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15 में। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।